नमस्कार, मैं प्रीति आर्य। मेरे चैनल एक कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फिर शिवानी जी की एक कहानी प्रतीक्षा सुनाने वाली हूँ। मेज़ पर 10 तस्वीरें बिखरी थी। चलचित्र की तारिकाओं से गोल तिकोने अंडाकार चपटे चेहरों पर खिड़की के कांच से आती सूर्य की किरणें कोण त्रिकोण प्रस्तुत कर रही थी। ज्योतिष और हस्तरेखा का सुविज्ञ पंडित विमल उन चेहरों की ज्यामिति के असाध्य साध्यों में 3 दिन से उलझा पड़ा था। आज तक किसी भी चेहरे के विभिन्न अवयवों की कुंजी से उस चेहरे के स्वामी अथवा स्वामिनी के जटिल से जटिल ताले को भी खोल देने की उद्भव क्षमता रखता था। पतले होंठ का कितनी डिग्री का कोण मनुष्य को क्रूर बनाता है, किसकी अधमोदी आंखें व्यक्ति के कृपण स्वभाव की द्योतक होती हैं, कंधे उचका कर बातें करने वाले व्यक्ति की क्या परिभाषा होती है, सबका उत्तर विमल की नीरशीर विवेचना क्षण भर में ही दे देती थी। लजाकर पलकें झपकाने वाली कन्या का लज्जा घृत असली है या वनस्पति जाति का, वो पलक झपकते ही सूंघ लेता। मानव स्वभाव की उलझी से उलझी ऊन की गुत्थियों को वो राह चलते सुलझाता रहता। उसे इस विद्या में आनंद ही नहीं, अपने विलक्षण चातुर्य और पटुता पर भी गर्व होता था। किंतु आज उसका दर्द चूर्ण हो गया था। 10 तस्वीरें उसके सामने पड़ी उसकी खिल्ली उड़ा रही थी। लो पहचानो हमें, पहचाना ना ठेंगा। पहली तस्वीर थी किसी मीता नगर की। दुबला स्त्री के ऐसा चेहरा, आंखें न उदार न कृपण, ललाट प्रशस्त, वो भी ऐसा कि सौभाग्य या वैधव्य किसका द्योतक है कहना कठिन था। होठों पर रहस्यमयी मुस्कान, यदि मुस्कान असली थी तो माँ दुरूह, और यदि नकली थी तो लड़की की असाधारण प्रतिभा उसको जीवन भर दास बनाकर देगी। नंबर 2 अनीता बनर्जी किसी दिवंगत स्वास्थ्य मंत्री की कन्या रत्न थी। पिता के ओहदे का अस्तित्व अभी भी पुत्री के चेहरे पर विद्यमान था। बिना बाहों की अत्याधुनिक पट्टी से ब्लाउज पहनने से बाहों की मछलियाँ और भी सुस्पष्ट लग रही थीं। इसी प्रकार नंबर 3, 4 से लेकर 10 तक एक भी सूरत ऐसी नहीं थी जिस पर वो 2 पल आंखें टिकाकर शीतल कर सकता। 10 के 10 चेहरे उसे पेड़ पर ही आवश्यकता से अधिक गदराए फलों से दिखने लगे। ऊपर उसने 10 तस्वीरें लंबी चिट्ठियों के पत्रे और स्वयं अपने विज्ञापन की कतरन दराज में धर दी। अब क्या करें? क्या बाबूजी और अम्मा की पसंद की गई ढोल से चेहरे और मंजीरे से कान वाली लड़की विमला से ही ब्याह करने की स्वीकृति देते? वही विमला जिसने बीच से मांग निकाल अपने चपटे चेहरे को और भी चपटा बना लिया था? कभी नहीं। इससे तो वो कुंवारा ही भला। उसके साथ ही 2-2 बच्चों के बाप बन गए थे और अभी तक वो लंडूरा ही घूम रहा था। किंतु अपनी परिमार्जित रुचि का गला वो कैसे घोट सकता था? लड़कियां भी उसके समाज के नहले पर दहला ही थी। कोई ही कर मूर्खा सी हंसती ही रहेगी तो हंसती ही जाएगी, और कोई आवश्यकता से अधिक दुबली होगी तो कोई बेहद मोटी। राधा उसे कुछ जची थी, पर 3 बार विमल ने उसे देखा और तीनों ही बार उसे नज़ले ने बेहद परेशान कर रखा था। हर बार उसकी सुंदर नाक सुड़कती वो अपनी बुआ को बुलाने उठ गई थी। नाक कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, बार बार सुड़काए जाने पर उसका सौंदर्य कुछ घट ही जाता है। दिन रात की घुटम घोट ने बेचारी के लंबे चेहरे को सुखा डाला था। राजनीति, हिंदी, अर्थशास्त्र में एमए कर वो संस्कृत में एमए की तैयारी कर रही थी। उस बेचारी पर तो विमल को सचमुच तरस आने लगा था। उसे लगता था यदि किसी ने राधा से विवाह नहीं किया तो वो पाली, अरबी, चीनी सब विषयों में एमए कर लेगी। किंतु उसे बचाने की इच्छा होने पर ही वो इतना बड़ा त्याग नहीं कर सकता था। विमल ने विवाह न करने का संकल्प कर लिया था, किंतु इधर नौकरों की लूट खसोट ने उसका जीवन दूभर कर दिया था। सोने के बटन, दाढ़ी बनाने का ब्लेड, नहाने का साबुन, टैल्कम पाउडर पल भर में हवा में उड़ उड़ कर विलीन होने लगे। धोबी का घर नवों निधियों से जगमगाने लगा। गृह के स्वामी की चादरें, कमीज और पैंट धोबी घाट की विशाल उदधि में सदा के लिए विलीन होने लगी। एक तो विमल की नियुक्ति झाड़ झंकार से भरे एक पिछड़े इलाके में हुई थी, जहाँ आदिवासी अर्धनग्न स्त्रियों के बाहुहीन चेहरे और फटी फटी आंखों को देखता देखता वो बुरी तरह उबने लगा था। एक ही दिन खेल खेल में उसने अखबार में विज्ञापन दे डाला था, चलो कुछ मन बदलाव ही सही, आवश्यकता है। उसने लिख दिया था, एक उच्च कुल के उत्पदस्थ भारद्वाज गोत्रोत्पन्न ब्राह्मण नवयुवक के लिए सुंदरी कॉन्वेंट शिक्षिता ब्राह्मण कन्या की अंतर्जातीय विवाह मान्य होगा। फिर क्या था? नागर, नंबूदरी, बनर्जी, मुखर्जी दुहिताओं की गर्जन तर्जन के साथ शिलावृष्टि होने लगी। एक कुमायूं चुप था। मन ही मन विमल ने दांत पीस लिए। उन्हीं की तो वो परीक्षा ले रहा था। शिखा सूत्र को मुट्ठी में बांधे बैठे रहेंगे, चाहे ताड़ सी कन्या छाती पर बैठकर मूंग दलती है, टस से मस नहीं होंगे हिमालय के बेटे। यदि कहीं भी उसने अपनी जन्मभूमि का उल्लेख किया होता तो अब तक उसे विजेता हॉकी टीम के कप्तान की भांति वे हाथों ही हाथों में उछालते नजर आते। खैर कोई बात नहीं, देख लेगा वो। पर वो देख कहाँ पा रहा था?
रिसेप्शनिस्ट, रेडियो आर्टिस्ट, नृत्य कुशला, टेलीविज़न तारिका, किसी में भी वो अपने मन की राधिका को अब तक नहीं ढूंढ पा रहा था। अचानक डाकिया एक पत्र डाल गया, होगा किसी कन्याग्रस्त पिता का। उसका अनुमान ठीक ही निकला, किंतु आज तक जहाँ आए पत्रों की बनावटी भाषा और आडंबरपूर्ण शब्द चयन उसे आधा ही पत्र पढ़कर उबा देता था, वहाँ उस छोटे से सरस पत्र की सजीव भाषा ने उसके अंतर को छू लिया। महोदय की माँ को देखते ही उसने लिखने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व को बैठे बैठे ही सूंघ लिया। कैसी सुस्पष्ट बनावट थी माँ की। चीनी स्याही से लिखे गए हिंदी अक्षर किन्हीं प्राचीन ग्रंथ के भोजपत्रों पर लिखे मुक्ताक्षरों से होड़ ले रहे थे। पत्र क्या था? किसी संग्रहालय से उड़कर आ गया सुलिखित सुरक्षित किसी पूर्वकालीन ग्रंथ का फड़फड़ाता पन्ना था। महोदय से आरंभ किए गए पत्र में प्रत्येक अक्षर की दूरी जैसे इंची टेप से नापी गई थी। आपका उदार विज्ञापन देख मन चित्त प्रसन्न हो गया। कल रविवार है और हमारे सौभाग्य से आप नैनीताल आए हुए हैं। हमारे साथ जलपान ग्रहण करने का कष्ट अवश्य करें। विनीत शिवेंद्र मोहन पंत। विमल उछल गया। न कहीं विवाह योग्य कन्या का उल्लेख, न निरर्थक दीनता, हो सकता है एक भी दुहिता ना हो, केवल उत्सुकतावश ही न्योता दिया हो, और हो सकता है कि दर्जन भर विवाह योग्य कन्याओं के पिता हों। वाह वाह, एकदम एगाथा क्रिस्टी के उपन्यास के तीसरे पृष्ठ से आनंद आने लगा। नाम भी कितना भ्रामक था। पहाड़ी नाम आमतौर पर ऐसे नहीं हुआ करते थे। क्या पता महाराष्ट्री हो। कुमाई का गजेटियर विमल को कंठस्थ था। पिता ने कुछ आपत्ति की तो वे कोंकण से आकर कुमायूं में बस गए। गौतम पंत का नाम गजेटियर खोलकर देखा देगा। यह अंतर्जातीय विवाह को तब मान्यता नहीं मिली थी। बंगले का नाम भी बड़ा रोचक था, रोडोडेंड्रॉन लॉज। अपर चीना स्थित उस बंगले के विकट मार्ग पर गाइड घोड़े वाले को बताकर वो ढूंढता ढांढता पहुंच गया। बंगला वास्तव में रोडोडेंड्रॉन लॉज कहलाने की योग्यता रखता था। चारों ओर बुरंश के लाल लाल पुष्पगुच्छ अपने क्रेप पेपर के कंडीलों की भांति झूल रहे थे। बंगले के हाथे में सूखी पत्ती तो दूर, एक एक तिनका भी जैसे जीभ की नोक से बुहार कर फेंक दिया गया था। कांच की खिड़कियों में हरे नीले पीले पुष्पों की आभा स्पष्ट प्रतिबिंबित हो रही थी। सफ़ेद कड़ी कलफ के सधे पर्दे मनोहारी चुन्नटों में एक कतार में खड़े थे। विमल साहबी रुचि का अफसर था। बहुत पहले नैनीताल के ही एक जर्मन डॉक्टर का चमचमाता बंगला देखा था उसने। अब तो बड़े से बड़े अफसर के लॉन में भी कपड़े सूखते रहते हैं। आज तक 3 लड़कियों को उसने इसी सामान्य बात पर नापसंद किया था। जब वो उन्हें देखने गया तो 800 पाने वाले हर पिता की पुत्री के आंगन में कतार की कतार घर के धुले कपड़े सूख रहे थे। एक कतार में एक पेटीकोट और हर पेटीकोट के धोती के किनारे का फूहड़ नाड़ा। जिस घर की माँ या बेटी अपने पेटीकोट के नाड़े का कायदे से नाड़ा नहीं डाल सकती, वो क्या खाक मेम साहब बनेगी। किंतु शिवेंद्र मोहन पंत के बंगले की झकझक सफाई देख उसके जी में आया कि वह उस गृहस्थी के सुयोग्य शासक की उंगलियां चूम ले। अरे आप मिस्टर जोशी, आई प्रेज्यूम मेरा सौभाग्य है। अरे लिली, आओ आओ, कहाँ हो? मिस्टर जोशी आए हैं। शिवेंद्र मोहन दोनों हाथों से उसका हाथ झंझोड़ते उसे भीतर ले गए। कमरा दर्शनीय था। निसंदेह वो व्यक्ति रुचि और स्वभाव में विमल को बुरी तरह मात दे सकता था। कितना नम्र, साथ ही कितना रोबीला। देखने में शिवेंद्र मोहन सुदर्शन तो नहीं थे, किंतु वाणी का सौजन्य उनके चेहरे की बदसूरती को बहुत पीछे ढकेल देता था। एक काफ़ी लंबा टेबल गुदगुदे विदेशी कालीन में धंसा पड़ा था। उसके चारों ओर 3-4 कुर्सियाँ पड़ी थीं और विमल को अपने साथ की कुर्सी पर बिठा हाथ से सिगार के राग झाड़ उन्होंने फिर से पुकारा, लिली डार्लिंग, लिली डार्लिंग, मिस्टर जोशी आ गए हैं। मिस्टर जोशी का पहाड़ी कलेजा बुरी तरह धड़कने लगा। लग रहा था शिवेंद्र मोहन पंत नहीं, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ही उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। ऐसी हीन भावना से उसे कभी त्रस्त नहीं किया था। जिधर देखता उधर ही शिवेंद्र मोहन की वैभव पताका फहराकर उसे चुनौती दे रही थी। एक साधारण घर के बने डबल निट रेगुलन में वह पूरा कार्टून लग रहा होगा। क्या हो गया था उसकी बुद्धि को? यह ठीक था कि शिवेंद्र मोहन के व्यक्तित्व की तुलना में उसके निजी व्यक्तित्व का पलड़ा बहुत भारी था। पर एक नूर पर का व्यक्ति शिवेंद्र मोहन अपने 100 नूर के कपड़ों में पूरा सम्राट जज रहा था। उसकी पिन स्ट्राइप की विदेशी कमीज़ को कौन नहीं पहचानेगा। पैंट की क्रीज की आती उस्तरे की धार गले पर फेर दे तो सिर और धड़ अलग अलग। मूँछों पर हल्की सफ़ेदी छाने लगी थी, किंतु टेढ़ी मांग में सवरे बालों के गुच्छे घने काले थे। लिली माई स्वीट, हरी अप। पाइप को होठों में दबाए बातें करना भी एक कला है, वो विमल को उसी दिन पता चला। पर्दे की खसखस के साथ ही विमल ने कान खड़े कर दिए। माफ़ कीजिएगा, मैं नहा रही थी। लिली नाम की सार्थकता को व्यर्थ करती भारी भरकम महिला की वो गति यौवना
महिला धम से आके सोफे पे बैठ गई। साथ ही सोफे का बहुत बड़ा अंग पृथ्वी के गर्भ में धंस गया। वो कैसी ठंड है, कैसी ठंड। दोनों चौड़ी हथेलियाँ एक दूसरे से घिसती, कभी फूंकती, वो होठों से हो कर कपकपी का स्वर प्रस्तुत करती पति के कान में कुछ कहने लगी। साथ ही शिवेंद्र मोहन हो कर हंसने लगा। जानते हैं मेरी पत्नी क्या कह रही है? कहती है आज उसे जीवन में पहली बार एक सुंदर भारतीय देखने को मिला है। विमल का चेहरा लज्जा से लाल हो गया। यही उसके गौर वर्ण का सबसे बड़ा अवगुण था। कोई भी कुछ कहता तो न चाहने पर भी उसका चेहरा लड़कियों की भांति लाल पड़ जाता। शिवेंद्र मोहन की स्थूलांगी पत्नी लिली विदेशिनी थी। फिरंगी मेम की दुहिता का ढोल गले से लटकाकर वो क्या सुखी रह सकेगा? वर्ष भर असंख्य व्रत अनुष्ठानों के व्यूह में चक्र सी घूमती उसकी अम्मा, कठोर अनुशासन प्रेमी उसके बाबूजी, उन सबकी ओर क्या वो आंखें मूंद कर रह पाएगा? लिली चाय बनाने उठ गई। ऐसा विराट शरीर विमल पहली बार देख रहा था। आज तक वो दुबली सोंठ सी सूखी प्रौढ़ स्त्रियों को फूटी आंखों में नहीं देख सकता था। प्रौढ़त्व के साथ सामान्य मोटापा भी उसकी परमार्जित रुचि के अनुसार प्रत्येक गर्मामयी माँ, चाची, ताई के लिए अनिवार्य था। पर यह भी इसलिए क्योंकि ठुड्डी के नीचे 20 ठुड्डियाँ लटक रही थी। चेहरे का सौंदर्य मोटापे की परतों में बढ़ता बढ़ता शून्य में विलीन हो गया था। विमल का मन भागने को छटपटाने लगा। वो यहाँ आकर कहाँ फंस गया, भागा? ऐसे ठिगने ठुसके पिता और हिडिम्बा सी माता की दुहिता क्या कभी तन्वी हो सकती थी? सहसा उसकी विचारधारा को चाबुक लगा। हाथ में ट्रे लिए स्वयंवरा मुस्कुराती खड़ी थी। लिली ने बढ़कर ट्रे उसके हाथ से ले ली। मेरी पुत्री मिनी है, मिस्टर जोशी। शिवेंद्र ने उसका हंसकर परिचय दिया तो विमल सकपका गया। लड़की सिर से पैर तक पूरी अंग्रेज थी। नीली आंखें, सुनहरे बाल, निसंकोच हंसी। सूरत में ना वो अपने भारतीय ठिगने पिता से मिलती थी, न भीमकाय विदेशी जननी से। हनी, मिस्टर जोशी यहीं के निवासी हैं, तुम्हें नैनीताल घुमा देंगे। विदेशी दुहिता के भारतीय जनक मोटी मछली फंसाने के लिए दनातन आटे की गोलियां फेंकने लगे। पहले चाय पी लो मिनी, फिर मिस्टर जोशी को बाग दिखा लाना। विमल केक के टुकड़े से खेल रहा था। उस स्वयंवरा के साथ बाग देखने में उसे भय हो रहा था। वो जिस स्वतंत्रता से वो मुग्ध होकर उसे घूरे जा रही थी, लग रहा था सुअवसर पाते ही उसकी गोरी बाहें उसके गले में डालकर झूल पड़ेगी। मन की प्रशंसा को तो ये लड़कियां मन में हमारी लड़कियों की भांति दबाकर नहीं रखती, चट से दिखाई ही देती हैं। लड़की सुनहरी थी, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु वो सौंदर्य विदेशी ट्यूलिप और डैफोडिल सा सौंदर्य था जिसके दामी बीज विदेश से मंगाकर लॉर्ड साहब के उद्यान में सजाए जाते हैं। गृहस्थी की साधारण पुष्प वाटिका में नहीं। कैसी मूर्खता कर बैठा था। विज्ञापन देखकर खरीदारी करने वाला कौन सा ग्राहक आज तक नहीं पछताया। चलिए अब आपको अपना बरांडा दिखाऊं। पूरी नैनी का बर्ड्स आई व्यू से है ब्रुक हिल। चीना पे एक शेर का डांडा सब हथेली पे धरा है। बड़ी आत्मीयता से उसे गलवैयाँ देकर शिवेंद्र मोहन एकांत में खींच कर ले गए। बरामदे से ही लगा उनका शयन कक्ष था। विमल को लगा उसे जानबूझकर ही उस कमरे के वैभव से परिचय कराने के लिए ले जाया गया है। 2 बड़े बड़े नक्काशीदार पलंगों पर डनलप के गद्दे कैंडलिक पलंग पोशों से ढके थे। शीशम की चमचमाती मेंटल पीस पर परिवार का एक चित्र था। चांदी के मोमबत्ती दान में एक लंबी मोमबत्ती जल रही थी। खिड़कियों के भारी पर्दों के बीच नैनीताल का कोहरा चक्कर बनाता जलती अगरबत्ती की धुएं की भांति चीना पीक की ओर उठता स्पष्ट दिख रहा था। ड्रिंक्स? शिवेंद्र मोहन ने विमल की ओर झुककर धीमे से पूछा। जी नहीं धन्यवाद, मैं नहीं पीता। गुड। शिवेंद्र मोहन उस सौम्य सुदर्शन युवक को आंखों ही आंखों में पी रहे थे। चलिए बैठा जाए। उन्होंने विमल को खींचकर उसके सामने कुर्सी पर बिठा दिया। सच पूछिए तो पत्नी और पुत्री के सामने आपसे बातें नहीं कर पा रहा था। ये मेरी इकलौती पुत्री है मिस जोशी। देखने में कैसी है ये तो आपने देख ही दिया। जैसे ही अपनी पुत्री और दूसरे की पत्नी सबको अच्छी लगती है। ये तिरछी दृष्टि से विमल की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। अब जैसा रत्न उसे मिल जाए तो मुझसे आप जैसा रत्न अगर मुझे मिल जाए तो मुझसे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं होगा। 30 वर्ष विदेश में ही बीत गए जोशी, शिवेंद्र मोहन स्वयं कहे जा रहे थे। कैम्ब्रिज से टाइपोज लेकर लौटने लगा तो लिली से परिचय हो गया, वहीं घर बसा लिया। एक बात और भी थी जोशी। शिवेंद्र मोहन गंभीर होकर उसकी ओर झुक गए। सोचा टाइपोज लेकर लौटने के बाद कि आपने समाज में अपनी टक्कर का जोड़ा पा सकोगा। पहाड़ तो आपने देखा ही है। विदेश में लोग चंद्रलोक की ज़मीन के मुरब्बों का मोल भाव करने लगे हैं, पर हमारा कुमायूं अभी भी वंश गोत्र की 12 खड़ी रटे जा रहा है। डिस्गस्टिंग।
अब लिली को देखिए, 7 भाषाएं जानती है, आजकल कठोपनिषद का फ्रेंच अनुवाद कर रही है। मिलती कोई मुझे ऐसी अपने समाज में? सच कहिए, यदि सच कहिए यदि अब भी हमारे समाज में सुयोग्य कन्याओं का अभाव नहीं होता तो क्या आप विज्ञापन की शरण लेते? शिवेंद्र मोहन आवेश में दोनों घुटनों के मंजीरे बजाने घूमने वाली कुर्सी को कभी आगे कभी बाएं घुमा रहे थे। एक बात और भी है जोशी। अब वे विमल का कंधा पकड़कर कान के पास हट गए। इसमें कुछ संदेह नहीं, ऐसे विवाह की संतान भी जीनियस होती है मेरी मिनी। उनकी बात बीच में ही एक चीख से दब गई। आंटी आंटी, हाय मैं मर गई। दोनों ने फौजी टुकड़ी की तत्परता के साथ गर्दन मोड़ी। सब दो बल गया आंटी, सब। किसी के कच्चे गले की हंसी का स्वर आते ही शिवेंद्र मोहन बोले, क्षमा कीजिएगा मिस्टर जोशी, मेरी भांजी है, गाँव से आई है, बेहद भोली है, दूध के अगरा जैसे आसमान गिर गया, पगली कहीं की। माधवी माधवी, हाँ मामा। से झुकाए पर्दे को खोलकर माधवी आ खड़ी हुई। लाल पर्दे के रक्तिम आभा ने गोरे चेहरे को और भी रक्तिम कर दिया था। विमल मुग्ध होकर उसे देखता रहा। ऐसा रंग और तीखा नैन नक्श तो कुमायूं की ठसकेदार शानियों में ही देखा जाता है। माधवी बेटी, 2 प्याले चाय बना लाओ। शिवेंद्र मोहन ने दोनों पैर फैलाकर गर्दन के पीछे गद्दी ठीक से लगा ली। मुझे आज्ञा दे, चाय नहीं पीऊँगा। विमल उठ गया। फिर कभी दर्शन करूँगा। फिर कभी क्यों जोशी, कल हमारे साथ लंच लोगे तुम? हमारी माधवी एकदम पहाड़ी खाना खिलाएगी आपको, है ना माधवी? मुस्कुराती माधवी गर्दन पर्दा मरोड़ती रही। विमल ने देखा लड़की की पलकें आश्चर्यजनक रूप से लंबी थीं और मुस्कुराने पर दोनों गालों में गहरे गड्ढे पड़ जाते थे। सुदर्शना नारी के गालों के गड्ढे भी कभी तराई के खौफनाक दलदल के गड्ढों की भांति ही संघातिक होते हैं। विमल उसी दलदल में फंस गया। लंच का प्रस्ताव न टाल सका। वो दूसरे दिन आया पर खाने की मेज़ पर माधवी नहीं है। मामा ने ही कैफियत दी थी। जन्म से ही अल्मोड़ा की सरल नगरवासियों में रही है। कहती है मेज़ पर बैठकर छुरी कांटे से नहीं खा पाती, चौके में ही खा रही है। सिली, आंटी ने फिर तुरंत मारी। मैडोबी मैडोबी। उन्होंने अपने मांसल कण से घंटे घड़ियाल सब बजा डाले, पर माधवी नहीं आई। खाना खाकर विमल पगडंडी से उतर रहा था। चट्टान पर गठरी सी बनी माधवी को देखकर ठिठक गया। बंगले से इतनी दूर अकेली गुमसुम माधवी ही तो थी। अरे आप अकेली यहाँ क्या कर रही? चट्टान के पास ही बैठ गया। उसे अचानक अपने सम्मुख पाकर ध्यानमग्न माधवी हड़बड़ाकर उठ गई। मैं रोज़ इसी चट्टान पर बैठकर काला ढूंगी की नई सड़क को देखती हूँ। देखिए न कितनी सुंदर लगती है, एकदम प्रश्न का चिन्ह। वो हंसी और उसकी निर्दोष हंसी आंखों से छलकती उसके पूरे चेहरे को भिगो गई। खाना खा लिया? नहीं। विमल ने सामान्य रसिकता करने की चेष्टा की। आप तो आए ही नहीं, खाता कैसे? माधवी पहले बड़ी बड़ी आंखें पूरे चेहरे पे फैला के अबोध शिशु की भांति उसे देखती रही। फिर रसिकता का सूत्र हाथ में आते ही ठटाकर हंस पड़ी। देखिए ना, मैं बार बार भूल जाती हूँ कि मैं कांटा किस हाथ में पकड़ा जाता है और इसी से नहीं आई। चलूँ? आंटी मैडोबी कर रही हैं। फिर वो हंसने लग गई। विमल आश्चर्यचकित होकर उन लाल प्रवाह से अधरों की प्राकृतिक लालिमा देख रहा था। अपने ज़िले की कितनी ही अप्सराओं को वो नित्य प्रति देखता रहता है। लिपस्टिक के जितने ही विचित्र शेड, उतनी ही बहुरंगी मुस्कानें। किसी के रंगे अधर देखकर लगता है श्वेत कुष्ठ हो गया है या जलकर पूरी चमड़ी ही बदरंग हो गई है। क्या आधुनिका श्रृंगारिकाओं की रुचि का स्तर इतना गिर गया था? सौंदर्य यह है जिसे देखने पर ही पैर थरथराने लगते हैं, कंठ बाष्प स्तंभित हो जाता है। कैसी कटावदार आंखें हैं, क्या रंग पाया है लड़की ने। ये जिलाधीश की पत्नी ही नहीं, किसी कमिश्नरी की नूरजहां बनाई जा सकती है। जैसे भी इस रत्न को राजकोष में लाना ही होगा, सोचकर वो जीजान से जुट गया। जिस चट्टान पर बैठी माधवी नई सड़क देख रही थी, उसे लुढ़का लुढ़का कर पास के ही एक गहन वन में स्थापित कर दिया गया। ऊपर अखरोट के वृक्ष की घनी छतरी ऐसी तनी थी कि दूर से क्या पास से झकने पर भी कोई उस लता गुल्माच्छादित चट्टान का ओछोर नहीं देख सकता था। माधवी को बचपन से ही ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने की दक्षता प्राप्त थी। अखरोट के ऊंचे पेड़ पर चढ़ वो दुष्टता से अपने दोनों सुडौल टांगे शून्य में लटका दूसरी डाल से ऐसी झूलने लगती जैसे सर्कस के ट्राइपीस का प्रदर्शन कर रही हो। 15 दिन में वो बित्ते भर की लड़की उसके इतने निकट आ गई थी। किस दक्षता से उसने अपने नवीन प्रेमी के हृदय साम्राज्य पर शासन भार ग्रहण कर लिया था। एक डाल से दूसरी पर चिड़िया सी चहकती विमल को छेड़ने लगती। अच्छा बताइए तो, मिनी से आपकी शादी हो गई तो आपके बच्चों की आंखें मिनी जैसी होंगी, नीली, या आप जैसी? देखूं कैसी आंखें हैं आपकी। वो डाले चरमराती विमल की आंखों पर का रंग देखने धमक से नीचे कूद पड़ती, किंतु रंग देखने से पहले ही विमल उसे बाहों में पीस कर
उसकी सुचेष्टा व्यर्थ कर देता। मैडोबी, देखो आंटी तुम्हें पुकार नहीं, लगता है आज फिर दूध गिरा आई। किंतु आंटी की चीख पुकार का कोई महत्व नहीं था। विमल को कभी कभी भोली माधवी की छलना चातुर्य की देखकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ती, नहीं तो वह मामी और मामा को घिस्सा देकर उपस्थित हो ही जाती। किंतु विदेश से टाइपोज लेकर लौटे शिवेन मोहन ने दाल में काला देख लिया था। कई बार मिनी को विमल के साथ अकेली छोड़ चुके थे, पर प्रस्ताव तो दो छोकरा चेष्टा भी नहीं कर रहा था। उधर माधवी का नाम सुनते ही उसकी आंखें चमकने लगती थी। भोली माधवी भी जादू की छड़ी का सा स्पर्श पाकर संध्या होते ही कहीं विलीन हो जाती थी। कभी कहती हमारे स्कूल की प्रिंसिपल मिल गई थी, वही खींच कर ले गई, कभी कहती घूमने गई थी। इस छोकरी के चेहरे को देख अनोखी लालिमा ने भर दिया था। विमल अपनी छुट्टियां अकारण ही बढ़ाता जा रहा था। क्या सचमुच इसकी सरल मात्र हीना भांजी ने उसकी पुत्री को पछाड़ दिया था? उनका अनुमान ठीक ही निकला। जाने से एक दिन पूर्व विमल ने उनके सम्मुख अपना दुस्साहसी प्रस्ताव रख दिया था। वो माधवी से ही ब्याह करेगा। जोशी, तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? शिवेन मोहन बौखलाकर पूरे कमरे में चहलकदमी करने लगे। मेरी ही मूर्खता है, तुम्हें पहले आगाह कर देना था। ये विवाह तुम नहीं कर सकते। क्यों? विमल का स्वर अधैर्य से झुंझला उठा। उसे अचानक वो ठिकाना व्यक्ति महाकुत्सित लगने लगा। मेरी भांजी पिछले 4 महीने पागलखाने में बिता चुकी है। पिछली बार परीक्षा देने के बाद इसका दिमाग फिर गया था। मैं ही इसे बिजली के झटके दिलवाने बरेली ले गया था। कभी भी मानसिक उत्तेजना बिजली के दबाए गए इस रोग को उभार सकती है। तब क्या करोगे? इस आकस्मिक तब के लिए विमल के पास कोई उत्तर नहीं था। क्या उसकी सुकुमार प्रेमिका को सचमुच किसी निर्दयी ने बिजली के झटके से कपाया होगा? यह पुत्री का सौभाग्य द्वार बंद होते देख ईर्ष्यावश बुढ़ा झूठ बोल रहा था। विमल को अखरोट की ढाल से लटक कर नटनी के छलवा सा प्रदर्शन करने वाली अपनी कौतुक प्रिया में भी उन्मादनी का ही रूप दिखने लगा। कभी कभी वो प्रेम की तरंगों में बहती उसके गलों को बाहों में कसकर झूल पड़ती। छोड़ पगली छोड़, वो कहकर हंसते हंसते अपने को छुड़ा लेता। तब क्या पता था कि कभी इसी संबोधन का विस्तार उसे सचमुच डसने दौड़ पड़ेगा। मेरी भांजी मुझे मिनी के समान ही प्यारी है जोशी, पर थिंक ओवर इट यंग मैन। वे विमल का कंधा थपथपाकर बोले, जीवन भर का सवाल है। बिना कुछ बोले कहे विमल सीटियां बजाता पगडंडी फाड़ने लगा। अचानक नित्य के अभ्यास से झाड़ी में छिपी 2 दुबली बाहों ने उसे भीतर खींच लिया, जंगली बिल्ली की भांति। माधवी उसे लिपट गई। क्या कहा मामा ने? विमल क्या कहता? चुपचाप उसे अविश्वासपूर्ण दृष्टि से देखता रहा। कैसा विरोधाभास था! माधवी माधवी और अविश्वासपूर्ण दृष्टि से देखता, कैसे विरोधाभास! माधवी और पागलपन! हंसी की फुलझड़ियाँ छोड़ती हंसने और हंसाने वाली गुलजार माधवी, उन बड़ी बड़ी कटोरी सी आंखों में क्या कभी उन्माद का विष छलक सकता था? मामा नाराज है माधवी, उसने झुककर अपनी प्रेमिका का माथा चूमा। विवाह सचमुच ही संपन्न हो गया। अनेक तर्क वितर्कों के व्यूह में वह जीता जागता निकल आया था। शिवेन मोहन के बंगले से ही माधवी का कन्यादान हुआ। कन्या के पिता दरिद्र देहाती मास्टर थे, किंतु आंटी ने यथासाध्य दहेज भी दिया। बारातियों में विमल के 3-4 मित्र ही जुट पाए। ससुर को भावी पुत्रवधू के रोग का पूर्व इतिहास ज्ञात हो चुका था। उन्होंने घोर आपत्ति भी की थी, किंतु विमल के प्रेम का जिरह बख्तर उनके प्रेम के बमगोले को साहस से झेलता गया। मन ही मन शिवेंद्र मोहन उस दुस्साहसी युवक की आन पर 100 बार निछावर हो रहे थे। माधवी को शौसर कुल का एक भी आभूषण नहीं मिला था। आंटी ने ही अपना एक मोटा सा विदेशी कंकण उसकी कलाई में डाल दिया था। उस दिन उसकी अफसरी बिरादरी के अला फला साहब मेम साहबों का मेला सा जुट गया। जोशी नई गुड़िया सी दुल्हन लाया है, हाउ क्यूट, हाउ स्वीट, व्हाट ए चाइल्ड आदि के गुलदस्तों से बेचारी माधवी का दम घुट गया। हिंदी तो कोई बोलती ही नहीं थी। इंटर पास करने पर भी माधवी अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी। विवाह के 4 महीने युगल दंपति ने पलक झपकते बिता दिए। माधवी की पतली कलाइयाँ भरने लगी, पीले गालों पर सुर्खी आ गई, गालों के गड्ढे दिन पर दिन गहरे दिखने लगे। अली कली से बिरहा प्रेमी आए दिन दफ्तर से छुट्टी लेने लगा। एक दिन छुट्टी लेकर घर पर डाक देख ही रहा था कि बादामी लिफाफा खोलते ही उछल पड़ा। पास ही खड़ी माधवी को उसने अपनी सशक्त बाहों में पकड़कर ऊंचा उठा लिया। 3 चीयर्स फॉर मैडोबी। वो बच्चों की भांति किलक उठा। छी छी, क्या करते हैं, चपरासी आता हुआ, छोड़िए। क्या आपको बिल्कुल शर्म नहीं है? माधवी उतरने को छटपटाने लगी। आने दो चपरासी को, तुम्हारे श्री चरण की जय हो। मिसेस जोशी, हमारी बदली हो गई। उसने बड़े लाड से पत्नी को नीचे उतार के मेज़ पर बिठा दिया। कहाँ हुई है बदली? माधवी ने उत्सुकता से लिफाफा लेने को हाथ बढ़ाया। नहीं, पहले बताओ क्या दोगी। दोनों हाथों से लिफाफा पीठ पीछे छिपाकर विमल ने याचक की दीनता से गिड़गिड़ा के पूछा। छी छी, जब देखो तब वही। माधवी ने पास खिसकते हुए पति को दूर ढकेल दिया।
देखूँ कहाँ हुई है बदली। लिफाफा छीनकर उसने देखा बदली बरेली हुई थी। हम तो उब गए डार्लिंग इस उरई से, वो कहने लगा। सिवाय 5 सेर के एक गुलाब जामुन के और कुछ मिलता ही नहीं यहाँ। जाओ बढ़िया चाय बना के लाओ इसी बात पर। माधवी चाय बना के लाई। विमल ने नित्य की भांति बिस्कुट का टुकड़ा जूठा कर उसे खिलाना चाहा तो उसने आंसू भरी आंखें फेर ली। संध्या को विमल ने कार में हवाखोरी का प्रस्ताव रखा तो सिरदर्द का बहाना बना कर लेट गई। क्या हो गया था माधवी को? रात को उसने संधि के एक से एक मधुर प्रस्ताव रखे पर वो काट सी सतर देह लिए पड़ी रही। नित्य वो दिन चढ़ जाने पर भी पति के गले में हाथ डाले सोती रहती। माधवी उठो सुबह हो गई। वो उसे गुदगुदाता जगाता, तब वो कई करवटें बदलने के बाद उठ पाती थी, पर अब वो न जाने कब उठकर चली जाती। पत्नी के आश्चर्यजनक परिवर्तन से विमल मन ही मन आशंकित हो उठा। रात को भी कभी नींद टूट जाती देखता माधवी कभी खिड़की के पास खड़ी शून्य दृष्टि से बाहर देख रही है, कभी पूरे कमरे में चहलकदमी करती ऑटो ऑटो में कुछ बड़बड़ा रही है। क्या तबीयत ठीक नहीं है माधवी? उसने एक दिन बड़े लाड़ से उससे बालों में हाथ फेर कर पूछा। नींद नहीं आती, वो पति से चिपट कर अकारण ही सिसकने लगी। विमल दूसरे ही दिन सिविल सर्जन को बुला लाया। सिविल सर्जन ने अनुभवी दृष्टि से माधवी को सिर से पैर तक देखा, रक्तचाप लिया, फिर विमल को एकांत में खींच के ले गया। क्या पहले भी इस तरह की अनिद्रा का आभास मिला था? विवश होकर विमल ने रोग का पूर्व परिचय बता दिया। जिस दिन से उसने बरेली की बदली का समाचार सुना उसी दिन से वो बदल गई। देखिए मिस्टर जोशी, मुसलमान सिविल सर्जन का सौम्य चेहरा अनुभव की झुर्रियों से भर गया। ऐसे कितने ही केस देख चुके थे। बरेली के साथ बेचारी की पिछली ज़िंदगी का पर्दा उठ गया है। एक बार वहाँ से लौटे मरीजों को यही एसाइलम फोबिया हो जाता है। हमदर्दी से फुसलाकर वहाँ ले चलना होगा। एक बार बिजली के झटकों ने मर्ज को दबाया है, मुमकिन है फिर दबा दे। फिर अभी वायलेंस नहीं है। आप किसी जगह जो इन्हें बेहद पसंद हो नाम लेकर फुसला कर ले जाइए। मुझे उम्मीद है 2-3 झटकों में बीमारी को झटक देगी। उसी दिन विमल ने माधवी के विकट रोग को पराजित करने का दृढ़ संकल्प किया। रात को माधवी शांत बच्ची से उसकी छाती से लिपटी पड़ी रही। न जाने कब विमल को नींद आ गई। आधी रात को खटखट का शब्द सुन वो चौंक कर उठ बैठा। देखा माधवी फर्श से उठकर खिड़की के लोहे की छड़ों को तोड़ती मरोड़ती विवशता से हाँफ रही है। विमल का कलेजा धड़कने माधवी, वो एक छलांग लगाकर उसके पास खड़ा हो गया। क्या हो रहा है? अचानक कितनी बदल गई थी वो। फटी फटी भयत्रस्त आंखों से उसे देखने लगी। इन छड़ों में कैद कर तुम मुझे वहीं भेजना चाहते हो ना? कहाँ भेजना चाहता हूँ माधवी? बरेली। पर मैं नहीं जाऊँगी। नहीं नहीं, एक नहीं 100 बार नहीं। उस नहीं नहीं के रटन के साथ साथ उसके माथे की नसें तन गई। मुट्ठियाँ बंद कर वो कभी चीखती कभी विवश करुण स्वर में नहीं नहीं कहती विमल के पैर पकड़ किड़ाने लगी। बरेली कौन जा रहा है माधवी? विमल ने खिड़की की छड़ों को उसके हाथ छुड़ाकर बड़े दुलार से अपने कंधे पर धर लिया। हंसकर उसने पत्नी को खींचकर छाती से लगाकर पूछा, नैनीताल चलोगी माधवी? चट्टान पर बैठकर तस्वीरें खिंचवाने का प्रोग्राम अभी पूरा कहाँ हुआ है? माधवी की आंखों का विद्रोह न जाने कहाँ उड़ गया। सच कहते हो, ले चलोगे मुझे नैनीताल? हाँ माधवी, तुम आज ही सामान रख लो, कल ही सुबह कार से चल देंगे। बड़े उत्साह से गर्म कपड़े संजोती, नाश्ता बनाती, बच्चों सी मचलती माधवी एक बार फिर पुरानी माधवी बन गई। कार चली तो उसने पति के कंधे पर सिर पर रख आंखें मूंद ली। पागलखाने को पहले ही सूचना भेज दी गई थी। विमल का एक मित्र द्वार पर ही एक मोटी मर्दानी औरत के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वो महिला संभवतः पागलखाने की परिचारिका थी। शायद उसके रूखे चेहरे को अमानवीय साहस ने और भी डरावना बना दिया था। निर्विकार मुद्रा में वो कठोर निर्दय थानेदार की भांति माधवी को कार से उतारने बढ़ आई। माधवी संशय से चौकन्नी हो गई। ये कौन है? उसने बच्ची के भोलेपन से अपनी तर्जनी का तमाचा उस कद्दावर औरत के सिरे पर तान दिया। विमल ने फुसफुसाकर, मेरे मित्र और उसकी माँ हैं। ये भी नैनीताल इसी गाड़ी से जाएंगे। तुम इनके साथ बैठो। कार खराब हो गई है, ट्रेन से चलेंगे। मैं सामान उतरवाने खुले ले आता हूँ। आज्ञाकारिणी बालिका की भांति माधवी उतर आई। जल्दी आ ना, उसने पति से हंसकर कहा और चुपचाप उस महिला के पीछे चलने लगी। कुली कुली सी हाँक लगाता विमल गले के गहवर को बरबस घुटकता काल्पनिक कुली संधान में तेजी से बाहर चला गया। बड़ी देर बाहर टहलता रहा। थोड़ी देर में मित्र उसे अधिकारी डॉक्टर के पास बुला लेकर गए। बड़े साहस से भीतर जाकर उसने लिखा पढ़ी पूरी की। डॉक्टर उसी की उम्र का हंसमुख नौजवान था। क्या मैं अपनी पत्नी से एक बार मिल सकता हूँ? लाख चेष्टा करने पर भी वो अपने कांपते कंठ स्वर को संयत नहीं कर पाया। डॉक्टर ने सदैव दृष्टि से उसे कहा, मेरी समझ में अभी उसे न छेड़े तो ठीक रहेगा। इट वॉन्ट हेल्प मच। क्या कर रही है माधवी? विमल प्रश्न पूछते ही स्वयं लजा गया। वही जो अक्सर लोग पहले दिन किया करते हैं। लोहे की छड़ पकड़े खड़ी है। मैंने कहा बैठ जाइए। मिसेस जोशी कब तक खड़ी रहेंगी? बोली, जब तक मेरे पति कुली लेकर ना आ जाए। आप चिंतित ना हो मिस जोशी।
मिस्टर जोशी, इन लोगों को अपनी अनोखी दुनिया होती है। ये सुनिए। डॉक्टर चुप हो गया। 3-4 पागल मिलकर महाआनंद से रामधुन गा रहे थे। बेसुरे ताल आलाप के साथ कव्वाली सी तालियां बज रही थी। अब बताइए भला, डॉक्टर ने हंसकर कहा, कौन कहेगा इन्हें कोई चिंता है? पैर थकने पे मिसेस जोशी स्वयं ही बैठ जाएंगी। पर माधवी को विमल जानता था, वो रात भर क्षण पकड़े उसकी प्रतीक्षा में खड़ी रहेगी। उस विचित्र प्रतीक्षालय में कुली लेकर विमल कब पहुंच पाएगा? कब कब